नमस्कार मित्रों। डियर साहित्यकार कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के ईमेल और रिक्वेस्ट आई थी कि हम किन्हीं वरिष्ठ साहित्यकार को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हों, तो उसी क्रम में हमने आज हमारी देश की जानी-मानी साहित्यकार कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पर लिखने वाली हमारी वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकांता जी को आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हम चंद्रकांता जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार चंद्रकांता जी। नमस्कार। 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 अ, आपका हार्दिक स्वागत है चंद्रकांता जी कंटेंट टीवी की तरफ से। और हमें आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप आज हमारे साथ हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ चंद्रकांता जी के बारे में। वैसे तो कुछ है ना, सूरज को दिया दिखाना है, लेकिन आपने कश्मीर की लोक संस्कृति, कश्मीर का सौहार्द, कश्मीर का लोक रंग, वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो 70 वर्ष की से जो चली आ रही अर्थव्यवस्था है और व्यवस्था जैसी है, उन सब पर आपने गहराई से उनका वर्णन किया है और उन पर आपने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से जो प्रमुख किताब है आपकी कथा सतीसर, उसका पंजाबी में और इंग्लिश में अनुवाद भी हो चुका है और उस पर 100 से ज़्यादा लोग शोधार्थी शोध कर चुके हैं और अभी भी शोध हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चंद्रकांता जी को केवल इसी से ना जाना जाए। ये सही है कि आपने कश्मीर की संस्कृति पर बहुत कुछ लिखा है और कई पुस्तकें लिखी हैं महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ ही आपने और भी बहुत सी हमारे सामने 50 से अधिक आपने साहित्य में पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें आपके 25 से ज़्यादा कहानी संग्रह हैं और कई उपन्यास हैं आपके। और चंद्रकांता जी की रचनाओं का सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो लेखनी है, उसको मैं नमन करती हूँ, क्योंकि आपने इतना कुछ लिखा है, इतना अपने विशद और इतना विभिन्नताओं से भरा हुआ वर्णन लिखा है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी हर रचना में स्त्री का एक अनायास ही एक स्त्री विमर्श उभर कर हमारे सामने आता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और चंद्रकांता जी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ मित्रों कि आपको सबसे देश का प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से आप सम्मानित हुई हैं और आपको सुब्रमण्यम स्वामी सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आपको पुनः बधाई देती हूँ चंद्रकांता जी मैं आपको। और उत्तर प्रदेश संस्थान का महात्मा गांधी पुरस्कार, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है, साहित्य का सम्मान है, वो आपको मिला है। और आपका लेखन है ही इस लायक कि आपको कितने पुरस्कार, 100 से ज़्यादा आपको प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बाल मुकुंद सम्मान आपको मिला है। तो मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। चंद्रकांता जी का जन्म तो श्रीनगर में हुआ है और आपने पढ़ाई भी श्रीनगर से की, लेकिन उसके बाद आपने पिलानी यूनिवर्सिटी में राजस्थान में 2 साल आपने पढ़ाया है। और उसके बाद परिवार की, क्योंकि डॉक्टर साहब की नियुक्ति हैदराबाद में हुई, तो आप हैदराबाद उनके साथ चली गई और फिर इन्होंने चुनाव किया कि मैं स्वतंत्र रूप से लेखन में ही लगी रहूंगी। तो ये आपका बहुत बड़ी बात है कि आपने कॉलेज छोड़ने के बाद फिर आपने लिखना शुरू किया और इतना लिखा और अभी तक लिख रही हैं। आपको कई सम्मान मिले हैं। मैं सम्मानों की अगर लिस्ट देखूं तो इतने सम्मान हमारे सामने हैं कि उससे बोलते बोलते ही मुझे लगता है कि समय निकल जाएगा। आपके कई आपकी कई कहानियों पर सीरियल बन चुके हैं, जिनमें से आपकी जो ये कहानियां हैं पोषनूर की वापसी, उस पर श्री एम के रैना ने 5 भागों में बहुत ही खूबसूरत सीरियल हमने देखा था, वो प्रसारित किया था। नौशीन मुबारक निदेशक शाहिद खान थे, दूरदर्शन के लिए किया गया था इसका। शरणागत दीनानाथ आपकी बहुत मार्मिक कहानी, जिसको 13 कालजयी कहानियों की श्रृंखला में जम्मू कश्मीर दूरदर्शन द्वारा प्रदर्शित किया गया, उसका फिल्मांकन किया गया। कथा सतीसर और यहाँ वितस्ता बहती है उपन्यासों का 13 भागों में रेडियो धारावाहिक प्रसारण और कई कहानियां आपकी दूरदर्शन पर प्रसारित हुई हैं।
और आप अभिव्यक्ति, संवाद, ऋचा और कई लेखन संस्थानों के और कई एनजीओ के आप से संबद्ध रही हैं और आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है चंद्रकांता जी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने परिवार को देखते हुए इतना सारा लिखा। जहाँ महिलाएं केवल घर परिवार पर ही लिखती हैं, वहाँ आपने व्यवस्था, आपने राजनीति, आपने क्या नहीं लिखा, मतलब आपने जो कथा सतीसर लिखी है वो तो समझिए कि मुझे लगता है कि एक कश्मीर का पूरा इतिहास हमारे सामने है, पहले से लेकर यहाँ अभी तक का। और एक संस्कृति कश्मीर की जो है, जो लोगों को कुछ पता ही नहीं था, वो आपके उस उपन्यास को पढ़ने के बाद हमें पता पड़ती है। और यही कारण है कि इसका अभी इंग्लिश में अनुवाद हुआ है और हिंदी में, पंजाबी में भी इसका अनुवाद हुआ है। तो और मुझे एक खास बात आपकी अच्छा लगा, आपको खुशी हुई सुनकर कि जो अर्थांतर आप ऐलान गली, आपका जो ऐलान गली जिंदा है उपन्यास है, उसको बेस्ट बुकर अवार्ड से नवाजा गया। कथा सतीसर को बेस्ट बुकर अवार्ड से नवाजा गया। अर्थांतर को 1982 में, ऐलान गली जिंदा है को 1986 में और ओ सोन किसरी को 1994 में और कथा सतीसर को 2006 की बेस्ट बुक्स अवार्ड में नवाजा गया। तो ये एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। और ऐलान गली जिंदा है का अंग्रेजी में अ स्ट्रीट इन श्रीनगर नाम से मनीषा चौधरी ने अनुवाद किया था, जिसको, ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि जिसको साउथ एशियन पुरस्कार डीएससी प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया और बाद में इसको लॉन्ग लिस्ट भी किया गया, जो कि बहुत कम किताबों में सुना, कथा सतीसर को। तो और अभी आपका एक नया उपन्यास भी राजकमल से आ रहा है, तो मतलब आपका इतना लंबा कारवां है, इतनी सारी आपकी चीजें हैं कि मैं उसके बारे में ना करके मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे बात करूँ, वो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई? आप तो जानती हैं मैं श्रीनगर कश्मीर से हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ है। बचपन तो खैर मस्त था, जैसे होता है सबका, तो उसमें वहां से कुछ खास नहीं। पर ये जरूर है कि ये एक बात जरूर आप पूछ भी सकते हैं, मन में होती है कईयों की, कि कश्मीरी होकर मैंने कश्मीरी भाषा में क्यों नहीं लिखा। और पूछना कुछ चाह रहे थे मित्र आप? आज आज भी बोलते हैं कश्मीरी इतनी रिच भाषा क्यों नहीं लिखा। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि हमारे पिताजी, जो हालांकि वो अंग्रेजी के विद्वान थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर, मास्टर अंग्रेजी के, पर संस्कृत का भी उनका था और उनको हिंदी के प्रति प्रेम भी था। पर उन दिनों कश्मीर में हिंदी नहीं थी ज्यादा, बहुत कम, लड़कियों को स्कूल में थोड़ा बहुत सिखाती थी, बस ऐसा। पर वहां पर एक बार क्या हुआ, हिंदी के उनका नाम है बिमला कौल, नाम था उनका, और उनके भाई, वो दोनों बहन भाई त्रिभुवन कौल, वो मेरे पिताजी के पास आए। वो बोले आप तो अंग्रेजी तो ठीक है, पर आप हिंदी में क्यों नहीं, अपनी बेटी को कम से कम हिंदी तो सिखाइए। तो पिताजी को भी लगा, उनका भी प्रेम था, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो हम हिंदी की कुछ परीक्षाएं हमने दी, जैसे रत्न भूषण प्रभाकर ऐसा होता था। तो मुझे लगा वहां पर मुझे हिंदी के प्रति प्रेम जागा। बाकी स्कूलों में थोड़ा बहुत छुटपुट सिखा दे, उससे नहीं, कुछ नहीं बात बनती। मुझे याद है वो खासकर महादेवी वर्मा, प्रसाद पंत, क्योंकि प्रकृति से बचपन से बहुत प्यार था, पता नहीं पागल हो जाती थी मैं, पेड़ पौधे वो सब देख के, पहाड़, कश्मीर तो है ही वैसे, प्रकृति की कृपा है उस पर। तो बचपन से ऐसा था। तो मुझे लगा, जब आपको बताऊंगी, पिताजी का घर जो था वितस्ता किनारे था, तो वहां पर बड़ा 5 मंजिल का घर था। तो चौथी मंजिल पर बेटियों का कमरा था, लड़कियों का। वहां पर एक बेंच नुमा चीज थी, उस पर हम बैठते थे। हम क्या बैठते, मैं बैठते, बाकी तो अपने घर में मस्त रहती थी। मैं वहां बैठती थी। तो वहां कश्मीर में क्या होता, नदी के दोनों किनारों पर बस्तियां हैं। तो दूसरे किनारे पर जो थे घर थे, उनके पीछे से पहाड़, जब बर्फ ढके पहाड़ आते थे ना, तो मुझे बहुत, पता नहीं कैसा लगता था। छोटी थी मैं तब, मुश्किल से 10 साल की। मुझे लगता था जरूर सूरज को प्यास लगी होगी, वो आता, कल्पनाएं, अजीब सी कल्पनाएं आती थी मन में। तो घर में कहते थे, लग सवाल भी मैं से पूछती थी, वो कहते थे इसको क्या, ये तो बेकाबू है सिरे से। तो कुछ ऐसी जिज्ञासाएं थी जिनके उत्तर आप नहीं मिलते। आप घर का थोड़ा अभिजात ऐसा होता है, लड़कियों को क्या करना, अपना सिलाई कढ़ाई करो, जो भी करना घर की बातें, उनमें मेरा मन रमता नहीं था। मेरे बचपन लिखने से का आप प्रतिभाशाली लेखन की तरफ था? नहीं जानती क्या था, पर वो सब जो दैनंदिन कार्य होते हैं ना, वो नहीं था। जैसे बहनें मैंने वो कढ़ाई करती थी, कुछ भी करती थी, स्वेटर सुंदर बनाती थी। मैं वहां से उठ के भाग जाती थी पिताजी की लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में एक बात अच्छी थी कि पिताजी जहाँ पर, वो फारसी भी बहुत जानते थे, फारसी के होते दीवान के, गालिब वाले के होते थे दीवान, साथ में उन्होंने हिंदी की भी कुछ किताबें रखी थी।
तो मुझे याद है प्रेमचंद की निर्मला और जयशंकर प्रसाद का कंकाल। अरे ये वाह! तो किताबें मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ी दुखी है निर्मला, तो आपने तो हमारी एक कारण ये भी था कि माँ की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी हमारे। तो दुःख तो होता ही अंदर से। तो मुझे लगता है मैं ही दुखी हूँ और कोई दुखी नहीं है। पर जब मैंने वो पढ़ी तो मुझे लगा अरे! दुनिया में सब लोग सुख-दुःख तो भोगते हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है, आज भी लगता है कि साहित्य आपको आपकी दृष्टि को थोड़ा विकास देता है, विकसित करता है। आप बदलाव हो या ना हो वो दूसरी बात है, तो बहस कर सकते हैं। पर एक नज़र मुझे लगा हाँ, दुःख तो बहुत है। पर मन में ये बात हुई और छोटी-छोटी बातें जैसे आप कहेंगे लेखन क्यों? हमारे पड़ोस में एक थी, एक आदमी वो थोड़ा-सा ऐसा क्या कहूँ अब गुंडा तो नहीं कह सकती पर ऐसा था कुछ उसने कहीं से औरत लाई थी, तो उसको बहुत मारता था बेचारा, बहुत मारता था। वो बहुत चीखती थी और मैं हमेशा जाती थी कि पर क्यों चीखती, क्यों रोती? सवाल पूछती थी माँ से, बाकियों से, कहते नहीं, उस तरफ नहीं देखना। तो मतलब कोई किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिलता था उस समय तो और बहुत ही मेरे ज़्यादा होगा ना इस तरह की बातों का। बिल्कुल कहती क्या कर रही है लड़का ऐसे सवाल पूछती है? तो मुझे लगा घर गई। ये भी एक कारण होता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। लेखन क्या है? आप कुछ कहना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। तो ये भी प्रकारांतर से एक कारण है। अब प्रक्रिया से अगर बात करें तो शुरू यहाँ से ही होता है। बाद में जब बड़े हो गए तो थोड़ा-सा पढ़ने-लिखने का भी थोड़ा आ गया। तब मैंने सोचा कि छुट-पुट पहले तो बड़ी छुट-पुट कविताएँ लिखी थी। कविताएँ बहुत जल्दी आती। पहले माँ की मृत्यु पर ही मैंने 4 साल बाद उस वक़्त तो मैं बिल्कुल नहीं रोई। स्तब्ध हो जाता है ना जब बच्चा बहुत 7-8 साल की थी। हाँ, पर वो घर घर कर गया अंदर वो दुःख। मुझे याद है जब लिखने पढ़ने की थोड़ी-सी तमीज़ आ गई, तो 12 साल 13 साल की, तब मैंने लिखी एक कविता, भर आता जब ये मन, माना मन। माना मन की क्या पहचान थी तब, पर लगा और आप विश्वास करो पहली बार मैं रोई तब, इतना रोई, दरवाज़ा बंद करके कोई ना सुने, मुझे शर्म आती है दूसरों के सामने अपना दुःख बयाँ करने। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके मन में है, भरा हुआ है, चाहे ब आपका व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। जैसे वो औरत मेरी तो कुछ लगती नहीं थी, उसका दुःख क्यों होता था मुझे? तो मन मन में ऐसा होता है, शायद हर लेखक के मन में होता होगा। तो मुझे लगता है इन्हीं सब जो प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मैंने लेखन किया। अच्छा, अब ये आपने क्या सवाल पूछा? कश्मीरी में क्यों नहीं लिखा? नहीं, आपने कश्मीरी नहीं में क्यों नहीं लिखा वो तो ख़ैर वो आपने समझ गए आप। आपने यही सोचा होगा कि हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाते होंगे तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगा कश्मीर में फिर सीमित हो जाऊँगी। तो थोड़ा चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच और थोड़ा प्रेम भी था। जब मैंने हिंदी की कुछ पढ़ी ना किताबें, प्रसाद-वसाद को तो मुझे लगा इस भाषा से लगाव हो गया। ये भी एक कारण है। पहला उपन्यास आपका अर्थांतर आया, जी, जी। इसमें आपने संयुक्त परिवार का विशेष रूप से इस तरह का विदेश मोह और ये इस तरह वो से बाकी सब खैर में। इसमें मैंने स्त्री ओरिएंटेड है वो, स्त्री अच्छा, मुख्य पात्र। मैंने देखा कि जो परंपरा से हमें मिला काफ़ी कुछ अच्छा भी मिला है। और कुछ ऐसा मिला है कि जो आपको जीवन में तो कुछ देखिए अब क्यों कुछ अ, ऐसे कुछ आदर्श हमारे यहाँ कुछ जो विरासत में हमें मिलता है, वो आपके जीवन को बेहतर रूप देना चाहिए, शक्ल देनी चाहिए। मुझे लगा कि हमारे कुछ ऐसे अब परंपरा क्या कहें आप परंपरा कह सकते हैं, वो तो बहता स्रोत है। संस्कृति है, उस हमारी संस्कृति है तो ये। संस्कृति है, तो मुझे लगा कि कहीं-कहीं वो एक औरत को लक्ष्मण रेखाओं में कैद कर देती है। वो मन से नहीं कर सकती कुछ भी, तो दबाव है, वो तो है ही आप जानते हैं। पहली बार मैंने उसमें ये लिखा कि उसे लगता है कि इसमें कुछ बदलना चाहिए। जैसे होता था सब जगह आज भी हो रहा है, मुझे नहीं लगता बहुत फ़र्क आ गया है। आज भी कई तरह के दबाव हैं महिलाओं पर, हालाँकि अब बहुत समय हो गया, अब काफ़ी कुछ पाया भी है हमने। फिर भी घरेलू अब देखिए क्या होता है आज बलात्कार है, वो है, घरों पर महिलाएँ दुःख पाती हैं बहुत ज़्यादा आज भी। ठीक है परिवर्तन आया है मगर मुझे लगता है अभी भी जो मानसिकता है हमारी पुरुष बिल्कुल वर्चस्व है सही। वो अभी भी बराबर नहीं। आप उसको पत्नी को दोस्त नहीं मान सकते अभी भी। वो पत्नी है, आप उसको घर का तामझाम दीजिए, गहने दीजिए, कपड़े दीजिए, बोलिए ठीक है। पर औरत को कुछ और भी चाहिए, जीवन में प्रेम चाहिए, साहचर्य चाहिए। मैं तो आज भी मानती हूँ प्रेम शायद चलो उसके बिना चलेगा, पर दोस्ती के बिना परिवार परिवार नहीं चलता। बिल्कुल, एक मित्र के रूप सहयोग में और दाम्पत्य में रस तो वही है कि आप मिल-जुल कर आपस में एक-दूसरे पे विश्वास और प्यार से टिके रहें। तो जीवन चलता है, नहीं तो नहीं चलता। बहरहाल, ये तो समस्या है।
कश्मीर में आपकी जो आपने कथा सतीसर लिखी, तो उसमें तो आपको काफ़ी समय लगा होगा लिखने में, इतनी बड़ी। 8 वर्ष। और 8 मैंने जब लिखा, हाँ, 2001 में आई थी किताब, तो उस वक़्त इतना नहीं था चलन इसका, नेटवर्क का वो नहीं था। मैंने 8 साल लगाए, पहले तो 2 साल ये इतिहास और पराज तरंगिणी पढ़ने में सिर खपाया। हालाँकि कश्मीर से थी तो जानती थी, वो मेरे रगों में था, पर फिर भी मुझे लगा एक बृहत्तर आयाम देना चाहिए। बहुत ज़्यादा। नहीं होनी चाहिए बस ये मैंने किया, वो मैंने किया, नहीं। तो मैंने जब से, जैसे मालूम होगा, जन्म से सती सर क्यों नाम दिया, सती प्रदेश उसकी जन्म से लिखा, पौराणिक पृष्ठभूमि है एक्चुअली। हुँ, पर कहानी तो 1931 से 2001 तक है। जो भी सोशो पॉलिटिकल उपन्यास आप कहिए उसको, जो भी घटा, जैसे भी घटा, तो क्या क्यों ऐसा हुआ कि एक जो कश्मीर के मूल निवासी तो पंडित, कश्मीरी पंडित ही हैं, क्यों उनको निष्कासित होना पड़ा। तो ये पूरे उसमें दिया हाँ, धीरे-धीरे विस्तार से आपने उसमें लिखा है, जहाँ विस्थापन तक का। वहाँ तक। ये भी एक मकसद था कथा सिलसिले लिखने। नहीं तो मैं ऐलान-गली तो पहले लिख चुकी थी, जो हमारी सामाजिक संस्कृति थी, लाल दयानंद ऋषि की विरासत थी, वो मैंने उसमें लिखा था। पर ये जब से पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों को, तब मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो आपने जो ये किताब लिखी कथा सतीसर, ये मुझे लगता है वर्षों-वर्षों तक प्रासंगिक रहेगी। आज भी वो प्रासंगिक है। अभी अब बताइए, इतने साल हो गए, अभी भी लोग, मैं हैरान हूँ, मैं कहती छोड़ो भाई, सबसे ऊपर शोध होगी इसको। वो कहते थे कश्मीर में क्या बदला है? 30 साल से विस्थापित हैं, निष्कासित कहिए, विस्थापित नहीं, विस्थापन तो कई तरह का होता है। क्या हुआ अभी भी? अभी भी कश्मीर विस्थापन है, की अभी जो भी। आपने समस्या उठाई है विस्थापन की, ये मेरे ख्याल से पूरे विश्व में लोगों की, बिल्कुल, विश्वव्यापी सार्वभौमिक सार्वकालिक समस्या है ये। अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग देशों में विस्थापन की तो समस्या है ही। कारणों से, पर है है। आज भी। तमाम प्रदेश में भी जिक्र किया है उसपे। ऐसे खाली कश्मीर का नहीं हुआ। कश्मीर के साथ दुर्भाग्य ये हुआ कि अपने जो स्वतंत्र गणतंत्र में अपने बिना बेकसूर लोग मारे गए, बिल्कुल। निष्कासित। तो यही ये होता है बहुत विस्थापन में। आप देखिए 1947 में जो विस्थापन हुआ हमारा देश, 7 बार, उसमें 7 भी बार। वो बहुत। भी एक देश दो भागों में हुआ उस तरह का। लेकिन आपने जबरदस्त ऐलान गली जिंदा है, यहाँ वितस्ता बहती है, कथा सतीसर और 50 से ज्यादा कहानियां कश्मीर पर लिखी। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो आपने कविता लिखने की शुरुआत जो की थी, आपने इधर उधर से गुजरते हुए, कुछ इस तरह की आपकी एक कविता संग्रह है, वो आपने उसमें क्या कहीं कहीं आस-पास, कहीं आस-पास, गुज़रते आस-पास से गुजरते थे। कहीं आस-पास। ज़ाहिर है आप वो कोई तो। कविता सुनाना चाहेंगी उसकी? या वैसे ही आप तो इतनी अच्छी कविताएँ लिखती हैं, बहुत मार्मिक कविताएँ लिखती हैं आप, बहुत ही खूबसूरत कविताएँ ये हैं। तो मैंने चाहे अब कश्मीर में आपको दुखी नहीं करना चाहती, आप दुखी हो नहीं, आप जाएँगे। कोई और सुनाइए, जैसा आप चाहें, आपकी कविताएँ बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे मैं सोच रही थी कुछ तो सुनाना चाहिए, मुझे रखा भी था। पहले मैं आपको एक जनरल सी सुनाती हूँ, उसमें देखिए विस्थापन तो होता है और कई चीज़ें हैं, हाँ, जैसे उत्तर कश्मीर, इसको आप पूरे भारत के, पूरे विश्व के साथ जोड़ सकते जी। हैं। जैसे मैंने इसका लिखा है, सोचना मना है, जो सोचता है वो दुखी हो जाता है। सोचा था हमारे पुरखों ने, जिएंगे हमेशा पीढ़ियों में, एक डोर जोड़ेगी आकाश और धरती, बहुत पुरानी, इतिहास के पन्नों में सांस लेके भविष्य की यात्रा करेंगे नवोन्मेषी। सुनामी में भी दुबके रहेंगे किसी पर्वत शिला की ओट, हमारे होने का पर्व मनाएगी सदियों पुरानी धरती। बहुत भरोसे थे, बेतर्क हठीले, कि रहेंगे पुरखे बनकर, श्राद्धों में, यादों में, तर्पण में, अर्पण में, संहिताओं परंपराओं में, बड़ा अभिमान था। पिताओं ने सोचा थोड़े कम भरोसे से, वक्त की आंधियों में थरथराते, दीयों की लौ में हथेलियों की ओट दिए। हम तक आते वक्त ने कलाबाजी खाई, इतिहास समा गया कंप्यूटरों में, कट छट कर अंकों में, भला जड़ें कहाँ जाती, गो की धंसी है आज भी कहीं किसी पहाड़ी चट्टान के नीचे, शायद खोज पाते हम, अगर भूल न पाते उन्हें फीड करना यंत्रों में। बेचारा कंप्यूटर क्या करेगा, अब हम जहां भी जाएंगे बेजड़ ही जाएंगे। अच्छा है, न श्राद्ध न तर्पण, न बदरंग बदरंग इतिहास के पीले पन्ने, नई हवा नए पानी में जिएंगे हम, आज मैं भरपूर।
कहीं शेर कहीं बकरी बनकर, न कल होगा न परसों, न लिजे उलाहने, शायद न तेरा न मेरा। अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म बनेंगे, मुक्त निर्द्वंद, पर बहुत 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 अकेले। बहुत मार्मिक और बहुत गहरी कविता है। यही हो जाएगा। आपकी एक छोटी सी कविता और सुनाऊं। ये सुनाइए। ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर पर दुख तो है ही। छोटी सी है। खाली घर, जब घर छोड़कर गए पीछे सब कुछ, जब बहुत दिनों बाद में गई वहां तो क्या देखा। खाली घर, सब कुछ वही था, सांगो पांग, घर, कमरे, कमरे की नक्काशीदार छत, नदी पर मल्लाहों की पुकार और सड़क पर भागते बेतरतीब हजूम के हजूम। आवासों के कोलाज में खड़ा खाली घर बोधिसत्व सा निरुद्वेग निरपेक्ष देख रहा था। उसका बेआवाज झुंझुने की तरह बज गया, बेआवाज झुंझुने की तरह बज गया। गोद में चिपटाए दादू के झाड़ फानोस, पापा की कद्दावार चिथड़ा तस्वीर और उल्टे सीधे खिलौने, छितरे खिलौनों की ढेर। ताखे पर धूल मैल से बदरंग हुई नई प्रेमिका की बाह भर सुनहरी चूड़ियां। अनंत अनंत दूरियों और विस्तारों में कांपता बियाबान देख रहा है इतिहास का करुण वर्तमान। वक्त के मलबे में दबी, वक्त के मलबे में दबी टूह रहा है आहटें, वक्त के मलबे में दबी। बाहर के और बाहर के कान फाड़ू शोर में ढूंढ रहा है गायब होती भीतर की शब्दातीत मौलिक ध्वनि। बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक कविता। अब मैं थोड़ा सा विषय से हटकर आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जरूर। वैसे तो मैंने आपकी सारी रचनाएं करीब करीब पढ़ी हैं और मैंने देखा है कि आपने हमेशा अपनी संस्कृति और अपने उस पर ही बात की है। आपने स्त्री विमर्श की भी बात की है और लेकिन आपने कोई वो जो झंडा उठाने वाली स्त्री विमर्श वाली बात नहीं करी। आपने स्त्री को भी समझाया है और सबको समझाया है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ जी। तो आजकल ये स्त्री विमर्श के नाम पर जो देह विमर्श भी है कि स्त्री विमर्श का मतलब, स्त्री विमर्श से आप ये भी निकालते हैं क्या कि देह से मुक्ति, जो आजकल थोड़ा सा इस तरफ हमारे कई लेखक इस तरफ आगे आ रहे हैं कि स्त्री विमर्श का मतलब हुआ देह, देह से मुक्ति वाला। देह मुक्ति विमर्श स्त्री विमर्श से आप कैसे जोड़ेंगे तो कुछ आप देखिए, देह का भी अपना एक सच तो है, पर स्त्री विमर्श देह विमर्श ही नहीं है। स्त्री विमर्श स्त्री की मुक्ति किससे मुक्ति है? उसको कई चीजों से मुक्त होना है। पहले देखिए, हमें जो कुछ मिला है परंपराओं में, जो कुछ मिला विरासत में, उसका मैं उसको बिल्कुल उसको नकारती नहीं हूँ। उसमें बहुत कुछ मिला है जिसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिसे जिंदगी बेहतर शक्ल दे सकती है। पर कुछ ऐसा भी है जिसको बदलने की जरूरत है, और वो है हमारी मानसिकता। वो बहुत इतनी पुरुष वर्चस्व इतना हावी रहा कि उसने स्त्री को बोलने का अधिकार ही नहीं दिया। अब ठीक है, हम बहुत कुछ पाया भी हमने इसमें, अब औरतें हवाई जहाज चलाती, मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर जो भी, लेकिन आज भी घरों में देखिए कितना साहचर्य। पति पत्नी संबंधों में देखिए कितनी बड़ी लिखी लिखियां, बड़ी अच्छी पोस्टों पर औरतें, नहीं घर में वो वहीं पर है, कुछ है। तो मैं ये सोचती क्यों एक मित्र की तरह नहीं रह सकती, क्योंकि अब स्त्रियों में क्षमताएं हैं। ये कहीं पर आप देखिए, मेरे सभी उपन्यासों में आपको स्त्री बड़ी जुझारू मिलेगी। आपको अर्थाकर से लेकर शुरू है, वहां पर बड़ी जुझारू औरतें, ऐसा नहीं है। उनकी भी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं जैसे पुरुष की वजह से स्त्री की। ये बात हम नहीं मानते। मुझे लगता है उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए। एक व्यक्ति के रूप में उसको जाना जाना चाहिए। आप उसको देवी मत मानिए, कोई जरूरत नहीं। देवी बनकर ही दुख पाया है। और बिल्कुल अब इसको मनुष्य मानिए, जैसे आप जैसे पुरुष वैसे स्त्री मानिए। मैं नहीं कहती ज्यादा मानिए वो, मगर वो सब अलग बात है। एक मित्र के उसका अधिकार दीजिए, मनुष्य का अधिकार। मुझे यही लगता है। और वो मैं अतिवादी में नहीं, अतिवाद से नहीं मिलता। जो भी कथानक मैंने पढ़े हैं मोस्ट ज्यादातर,
चाहे वो ऐलान गली की रत्ना हो या अर्थांतर की कम्मो हो या कथा सतीसर की कात्या हो या नसीम या राजा हो। तो आपके जो स्त्री पात्र होते हैं ना, वो स्त्रीत्व पर गर्व करने वाले होते हैं। जब कोई संकट आता है तो वो स्त्री को जुझारू बताते हैं। बिल्कुल। तो इन स्त्री आप पात्रों के माध्यम से आपने स्त्री को अपराजिता बनाया है। पहले तो मैं बिल्कुल, आपको इसके लिए बधाई देती हूँ। और ये आपने बिल्कुल, बड़ा अच्छा वो है आपका नहीं। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आपके हर उसमें स्त्री दृढ़ निश्चयी और जुझारू होती है। संघर्ष करती, वो हर क्षेत्र में करती है। संघर्ष आज भी जारी है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आज से 30 साल पहले जो संघर्ष था, फिर 1980 में आपने जो लिखा नारी की सोच, और अब आज हम 2020 में पहुंच गए हैं, तो कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ सोच में अंतर आया है या कुछ इसमें कुछ बदलाव आया है, या स्त्री कोई ऊंचे पायदान पर पहुंच गई है, या पुरुष वर्चस्व में भी कुछ चेंज आया, बदलाव आया है, कुछ ऐसा? बहुत नई पीढ़ी में, जो बिल्कुल नई पीढ़ी, उसमें मुझे लगता है क्योंकि वो अब क्या स्त्री और पुरुष दोनों लगभग एक समान, अब एमबीए पुरुष तो स्त्री भी है। तो मुझे लगता है शायद इसने ये बात, ये देखिए बहुत पहले कहा गया है कि आर्थिक दृष्टि से अगर औरत सक्षम हो तो उसको अधिकार मिलेंगे, वहां था पहले कहा। तो वो ठीक है, आर्थिक दृष्टि से स्त्री पहले भी स्वतंत्र हुई, कम से कम नौकरी वोकरी तो करती ही थी ना, हाँ, घर में योगदान देती थी किसी भी तरह से। अब भी नहीं हुआ। तो मुख्य रूप मुझे लगता है आर्थिक स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो तो मुझे लगता है कि मानसिकता बदलने में समय लगता है। पर मुझे आप लगता है नई पीढ़ी में, बिल्कुल नई पीढ़ी में देखती हूँ थोड़ा एक मैत्री भाव पनपने लगा है। मुझे इसकी खुशी है। हालाँकि मैं ये भी मानती हूँ अभी भी स्त्री तो स्त्री ही है। स्त्री को आज भी पहले हम उसका देखते रूप हैं, यौवन देखा जाएगा तब बाद में। ये आज भी हम देखते हैं कि जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्त्री भी है, उनकी भी हालत खराब है। कई जगहों, कई आप देखिए कि ये आर्थिक स्वतंत्रता तो बहुत अच्छी बात हो गई के है। बाद उदाहरण बहुत, जो मिनिस्ट्री में रही उसमें ना, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो कैसे कोई तंदूर कांड, आपको मालूम है क्या-क्या हुआ। ये सब वो तो खैर पहले हुआ, आज भी बहुत हो रहा है। आए दिन सबसे ज़्यादा दुःख इस बात का होता है, पता नहीं क्यों है, कैसे मानसिकता बदलेगी? अब 3 साल के बच्चों को आप नहीं छोड़ते, 80 साल की औरतों पर को आप माँ या बहन के रूप में नहीं देख सकते। तो बहुत गड़बड़ है, मुझे लगता है यहाँ पर। देखिए शिक्षा ने हमें बहुत कुछ दिया, मगर अभी भी हम अपने घरों में बच्चों को शिक्षित, मुझे लगता है माँओं का भी बहुत फ़र्ज़ है। बिल्कुल आपने बचपन ठीक को भेदभाव जब पुरुष बेटा और बेटी में, इसमें मुझे लगता है फ़र्क आ गया। अब थोड़ा समझने लगे माँ-बाप की बचपन से ही। स्कूल की बात तो अलग है, कॉलेज की बात अलग है, पर घर में वातावरण बनना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए तो क्या है, स्त्री और पुरुष में अंतर नहीं है। वो भी तुम्हारे जैसी वो है। वो कहते बेटे हैं ना को, स्त्री को बला खासतौर से मुझे लगता है बेटे को संस्कार देने की ज्यादा जरूरत है। लड़कियों को तो हम संस्कार देते ही हैं। देते, पर बेटों को नहीं देते हम, ये प्रॉब्लम है। उनको लगता है अच्छा बेटा तुम पढ़ो, बेटी तुम ज़रा सफा करी, बच्ची को सँभालो। तो ये तो मुश्किल है ही। ये हम मानसिक बेटों को जनरली बदलाव नहीं कहते, तो वो उठ के बड़ा चाय बनाओ, बेटी को कहिए उठ के चाय बनाओ। अब थोड़ा मुझे लगता है, मैं देख रही हूँ कुछ वर्षों से, थोड़ा अंतर आने लगा। अब लड़के भी उठ के चाय कब बनाते हैं, कब पत्नी आती है थक के उसके लिए बनाते हैं। तो अच्छा लगता है मुझे। मुझे लगता है घर का वातावरण जो है ना, उसका बहुत फर्क पड़ता है लड़के के विकास में भी। बिल्कुल। क्योंकि वो जब और देखता है अगर अपने पिता को कि वो माँ से बदतमीजी कर रहा है, या बड़ों को देखता है अपनी छोटी महिलाओं को बिल्कुल, बदसलूकी करते हुए, तो शायद वो भी उसके दिमाग में भी बड़े होने पर वही रहता है, इसी तरह का कुछ। ज़ाहिर है वो तो है ही। अच्छा, नहीं, मैं आजकल तो घर का तो है। आजकल जब हम जिस युग में जी रहे हैं ना, इंटरनेट के युग में जा रहे हैं, वहाँ तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो हाँ, जाते हैं। वो बड़े हो जाते क्योंकि हैं। सब मैं शहर में आपसे ये 2 पूछना चाहती हूँ कि आपने जो आत्मकथा और संस्मरण में आप जो आए, तो उसके जी, पीछे जी। कैसे आपको क्या आवश्यकता लगी कि मुझे आत्मकथा और संस्मरण, मतलब उसमें आपने क्या देखिए कहानी से अलग किया? आत्मकथा ये कहानी से अलग नहीं, 3 स्त्रियों की कहानी है वो। जो मैंने कहा ना आपको, मैं स्त्री को दूर होकर अपनी अपनी स्त्रियों, जो माँ है, बहन है, सास है, तो बहुत अपनी है। तो ज़ाहिर है आत्मकथा इसीलिए क्योंकि मैं भी हूँ उसमें। मैं देखना चाहती हूँ एक स्त्री की दृष्टि से उस स्त्री को कैसी हो, क्या वो बहुत, कहते थे पुराने से बहुत सहती थी, वो कुछ मार खाती थी, वो थी उनमें कुछ असुविधा का वजूद का था नहीं उनमें वो। पर ऐसी बात नहीं है, मैंने एक माँ में देखा, एक छोटी-सी बात, मैंने कहीं भी है वो अगर आपने पढ़ी है, एक छोटी-सी घर के बँटवारे की बात थी, एक कमरा उसने बोला, "भई इसका मत करो, बच्चों के लिए रहे, सभी बच्चों को।" तो नहीं हुआ घर में जैसे हुआ करता है, तो पिताजी ने कहा कि छोड़ो कोई बात नहीं।
तो ये बात उसको बहुत खाली, उसने घर आना छोड़ दिया जब वो बीमार हो गई। तो उसको ले गए थे पहाड़ों-वहाड़ों पर, इसके लिए ख़ैर था उसको बीमार थी। बाद में एक बार आ गए हम, नदी किनारे से चल रहे थे, पिताजी ने कहा देखो घर तुम्हारा घर, जाओगी देखना। मतलब ये हुआ कि उसने आपको क्या तो कहा, आपने अपने अनुभव। मेरा घर मेरे साथ है, हाँ, वो नहीं गई। तो ये थी उस समय की औरत भी थी, उसकी अपनी असुविधा के प्रति सजग थी वो। ज़्यादातर तो ऐसा माना जाता नहीं थी। आप बताइए। सारी, मैंने कहा जो उपन्यास देखते हैं और उसमें आपने सब में अलग अलग तथ्य और शिल्प आपका बिल्कुल अलग है हर एक में, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो नव साहित्यकार हैं, युवा साहित्यकार हैं, उनको आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगी क्रेडेंट टीवी के माध्यम से, क्योंकि वो चाह रहे थे हमारे युवा साहित्यकार कि हम किसी वरिष्ठ साहित्यकार का साक्षात्कार करें, उनके विचार जाने। तो अब कुछ समय क्योंकि बहुत कम है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप हमारी युवा पीढ़ी के लिए कुछ कहिए। देखिए, आप आदेश नहीं दे सकते, उपदेश नहीं दे सकते। आदेश नहीं, आप। ये ज़रूर है कि हम उनको ये कहेंगे बेटे तुम लोग देखो, जो देखते हो व्यवस्था को अपने दिमाग से पहले सोचो। हम भी इस तरह नहीं कि किसी ने कुछ कहा तो आप भी चल पड़े उसी पे। ठीक है, देखा अपना सच है, उसको इनकार नहीं कर सकते। पर मुझे लगता है उसको एक अपना, चूँकि साहित्य क्या करता है, वो आपको आपकी चेतना को विस्तार देता है। आपकी कहते हैं दृष्टि को विस्तार देता है। आप देखिए, बिल्कुल अपने तक सीमित मत रहिए। अपने स्वार्थों से थोड़ा-सा ऊपर बहुत देखिए। अच्छी बात कही आप। और इस बहाव मत बहिए। अगर किसी ने कहा है पर ठीक है, कोई कहता है, आप अपना अपना सोच रखिए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, ये कि किसी अब की मुझे बातों में नहीं आने की बजाय अपनी सोच, साहित्यकार को, युवा साहित्यकारों को अपना जो देखते हैं उसी के कौन-सी अनुसार। बनना चाहते हैं, आप जी। सोचिए। क्या आप ऐसे बिल्कुल, मतलब कुछ तो रहेंगे ना, अपना अपने पास कुछ निजत्व तो रहना चाहिए, आपको भी विशेषता रहनी चाहिए। बाकी सब है अपना सोच है, क्या कह सकते हैं। समय लगेगा, अभी समय लगेगा बनने में। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांता जी, आप आए। हालांकि आपसे बातें करने का बहुत मन कर रहा है और भी ज्यादा, फिर कभी हमें समय मिलेगा तो जरूर आपसे ज़रूर, बात करेंगे। आप आए, आपने समय दिया, मुझे भी आपका बहुत हार्दिक आभार। और क्रेडेंट टीवी की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।